बात करेंगे हैप्पी फोर्जिंग्स लिमिटेड की। काफी फेमस स्टॉक है, 10,630 करोड़ का, डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी, मैक्सिमम से भी ज्यादा प्रोमोटर्स की होल्डिंग और डिविडेंड देने वाला स्टॉक। एफआईआई स्टेक्स बढ़ा रहे हैं, डीआईआई ने थोड़ा कम किया है, लेकिन वो स्टेक गया है एफआईआई के पास। ओवरऑल ये एक पॉजिटिव चीज है। इसी साल जुलाई में इसका 4 रुपए का डिविडेंड आया था और इसके प्राइस चार्ट को देखेंगे तो अराउंड जुलाई में ही यहाँ से गिरावट शुरू हुई थी। खैर बात करेंगे पीई रेशियो की, तो यहाँ पे ईपीएस बढ़ता हुआ है। यहाँ का ईपीएस अभी बना नहीं है, ऊपर है कि नीचे है, लेकिन मीडियन के पास में इसका पीई चल रहा है, मीडियन से इनफैक्ट नीचे चल रहा है। तो जब भी इसका सितंबर का डेटा आएगा, अगर वो अच्छा आता है तो हो सकता है कि इस मूविंग एवरेज से 200 डेज के मूविंग एवरेज से इसमें बाउंस देखने को मिले। अदरवाइज ये यहाँ से नीचे आएगा तो इस महीने अक्टूबर के लिए मेरा जो इसमें लेवल है वो 1080 रुपीज का है और मोस्ट कंफर्टेबल जोन जो होगा वो मेरा 1025 के नीचे ही होगा। टेक्निकली बहुत ही कमाल की कंपनी ARCL के बारे में बात करेंगे, जिसके प्रोडक्ट्स वुड वर्क, एडहेसिव्स, केमिकल्स, टायर एंड टेक्सटाइल्स वगैरह में भी यूज होते हैं। और जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है, एडहेसिव्स, रेजिन्स, केमिकल्स। अब इस छोटे से मार्केट कैप वाली कंपनी को मैं कई टाइम से डिस्कस करना चाह रहा था, लेकिन वेट कर रहा था इसमें एक छोटे से फॉल का। लेकिन देखेंगे इसका ऑल टाइम चार्ट तो इसमें कोई भी गिरावट हुई ही नहीं कभी। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखेंगे तो कोई चेंजेस इसमें हुए ही नहीं लास्ट ईयर से। मतलब किसी ने ना बेचा ना किसी ने एक्स्ट्रा खरीदा। अब क्योंकि इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस में रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंसिस्टेंसी में बढ़ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी अगर इसमें गिरावट दिखी तो उस गिरावट का रीजन जानने के बाद मैं इसमें एंट्री करने के बारे में सोचूंगा। कौन से लेवल्स पे वो तो डिपेंड करता है कि ये कब गिरना शुरू करता है, लेकिन अभी के टाइम पे इसे हम ट्रैकर में रखेंगे। बात करते हैं इनोवाना थिंक लैब्स लिमिटेड के बारे में, जो कि एक माइक्रो कैप लेकिन SME स्टॉक है, जिसे कहते हैं अर्ली स्टेज स्टॉक, जो कि हाई रिस्क लेके आता है और हर SME स्टॉक को एक लॉट में लेना पड़ता है। तो इस स्टॉक को अगर आप लेना चाहोगे तो 200 स्टॉक्स का एक लॉट होता है। इस स्टॉक में कर्जा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, प्रोमोटर्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डीआईआई तो नहीं लेकिन एफआईआई अपना स्टेक धीरे धीरे बढ़ा रही है। कंपनी जो है हर साल या लगभग कुछ साल छोड़ के बोनस वगैरह देती है। लेकिन बात करेंगे डिविडेंड की तो 23, 22, 21, अब 24 का डिविडेंड जो है वो आना बाकी है। प्रॉफिट्स इसके ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में काफी अच्छा एक जंप हमको दिखाई दिया है। प्रॉफिट ग्रोथ, CAGR सब ठीक दिखाई दे रहे हैं। मीडियन के आसपास इसका पीई चल रहा है और लॉन्ग टाइम का चार्ट देखेंगे तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है और ये एक मौके जैसा लग रहा है। बट 2 रीजंस की वजह से, एक तो ये SME है और दूसरा बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, इसीलिए मैं इसमें अगर एंट्री करूंगा तो 310 के नीचे करना पसंद करूंगा। TCS के Q2 के रिजल्ट्स अक्टूबर 10 को आ गए और रिजल्ट्स आए हैं 11,955 करोड़ के, जो कि एस्टिमेशन से अराउंड 5% कम है। और इसी की वजह से लास्ट सेशन में आप देख सकते हैं इसमें 2% की नेगेटिविटी थी। और अभी के टाइम में अगर इसी महीने अक्टूबर में ये 4,000 पे आ जाता है तो स्विंग ट्रेडर्स के लिए एक सपोर्ट बनता है। और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में एंटर करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से मैं 3600 के नीचे ही कंफर्टेबल रहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं निफ्टी 50 से TCS को कंपेयर करूं तो अभी एक नजर में अगर हम लोग इसे मैक्सिमम टाइम का चार्ट में देखेंगे तो निफ्टी 1427% और TCS 3223% हमको गेन दिखा रहा है। लेकिन अगर मैं इसे 5 साल कर दूं तो दोनों में कुछ भी खास डिफरेंस नहीं है। तो जितना बॉटम में इसे लिया जाए उतना ये अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली ये ऊपर जाने वाली ही कंपनी है। तो अगर इसे बॉटम्स में ग्रैब किया जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए एक सेफ, सिक्योर और प्रॉफिटेबल कंपनी हो सकती है।